अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ राजस्थान से आर.के. शर्मा और एसबी द्विवेदी छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी आर.के. शर्मा, क्या कुछ सबसे पहले आप बताइए, तस्वीरें देख पा रहे हैं सेंटर्स के बाहर। जी बिल्कुल दीपाली, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ राजस्थान कॉलेज है, यहाँ काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जी। और यहाँ जयपुर की जो 8 विधानसभा है उसमें किशनपोल से अमीन कागजी जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं, और झोटवाड़ा से जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो आगे चल रहे हैं। विद्यानगर से दिया कुमारी जो भाजपा प्रत्याशी वो आगे चल रही है। आदर्श नगर से जो रवि नायर है वो आगे चल रहे हैं। सांगनेर की अगर बात करें, सांगनेर की रुझान अभी पूरा क्लियर नहीं हो पा रही है। और सिविल लाइन की बात करें, सिविल लाइन की जो काउंटिंग है वो आधे घंटे लेट चालू हुई थी, कारण इनमें जो बॉक्सेस आए थे ईवीएम के उसमें एक बॉक्स अलग एक्स्ट्रा आए थे, तो उनकी जांच चल रही थी, तो उसके कारण वो लेट हो गई। बाकी अगर हम जयपुर की बात करें, जयपुर की 8 विधानसभा में 6 विधानसभा में भाजपा बढ़ाई हुई है पहले रुझान में। जी दीपाली। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी आर.के. शर्मा। रुक कर लेते हैं एसबी द्विवेदी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ से अगर बात की जाए एसबी द्विवेदी, तो यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है 40 के रुझान से। जी जरूर दीपाली, जिस तरीके से अभी तो पोस्टल बैलेट की अभी गिनती शुरू हुई है, जिसमें कांग्रेस तकरीबन 45 से 46 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और लगभग 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये चीजें हम इसलिए भी कह सकते हैं, पोस्टल बैलेट क्या है कि जब तक के मुख्य मतदान पेटियां, जब तक के ईवीएम पैड नहीं खुल जाते, तब तक के क्या है कि ये पोस्टल बैलेट क्या है कि अभी शुरुआत हुई है। और रही बात, आपको जानकारी दे दूं कि पाटन क्षेत्र से भूपेश बघेल अभी डाक मतपत्र की गणना में आगे चल रहे हैं, वहीं अरुण साव बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो काफी पीछे चल रहे हैं। रही बात कांकेर की, हम बात कर लें, जहां पे प्रथम चरण पे चुनाव हुए थे, वहां कांकेर पे डाक मतपत्रों की जो गिनती शुरू हुई है उसमें तमाम सीटों पर कांग्रेस बहुत ही आगे बढ़त बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं इस रुझान को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की वो चाबी, जो किसानों की कर्ज माफी वाली जो बात उन्होंने कही थी, जो 15,000 रुपए देने वाली बात कही थी, वो कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है। जिस तरीके से रुझान हमें दिख रहे हैं, तो कांग्रेस में पक्ष में मतलब जिस तरीके से मतदान हुआ है वो आप देख सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ एक डाक मतपत्र की ही गणना शुरू हुई है, अभी मुख्य जो मतपेटियां है वो खुलनी है, उसके बाद काउंटिंग होगी, तब असली चेहरा साफ हो पाएगा। जी दीपाली। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी एसबी द्विवेदी। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं उज्जैन से संजय शर्मा। संजय, कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में, कौन मारेगा चौका, कौन किसका होगा राज तिलक? जी दीपाली, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो करीबन 8 बजे की मतदान की गिनती शुरू हो चुकी थी, और अभी कुछ बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो उज्जैन की उत्तर प्रदेश विधानसभा से जो चेतन यादव है वो आगे चल रहे हैं, और घटिया से भी जो बताना चाहूंगा तो कांग्रेस आगे चल रही है। और फिलहाल अभी अपडेट हम लोगों को मिल पाई है, और जैसा जैसा अपडेट आता जाएगा और हम लोग बताते रहेंगे। जी ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा कामयाब हो सकता है इन चुनावों में? अगर हम बात करें कि लाडली बहन, जो बीजेपी की बात करें तो हम लाडली बहना योजना की जो महिलाओं को जो कहीं ना कहीं जो इसका लाडली बहना था, उसका जो वोटर को काफी सहारा जो मिला था इसका, और महिलाएं जो महिलाओं की जो वोटर गिनती है काफी अधिक हुई थी। और जो है चुनाव की जो 2018 की बात करें तो उससे कई अधिक चुनाव जो हुए थे, और इसमें बीजेपी जो है इसको लाडली बहना योजना को काफी महत्वपूर्ण वाली मान रही है इसमें। ठीक है, आर.के. शर्मा का रुख कर लेते हैं हमारे साथ राजस्थान से जुड़ के। आर.के. शर्मा, जैसे कि हमने बहुत चीजें इस बीच देखी है, ये वोटिंग और काउंटिंग से पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बहुत बड़ा इस बीच रहा है, क्योंकि सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच में गुटबाजी जो है देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं इस चीज को सुलझाने की भी कोशिश की गई है। तो कितना असर इसका पड़ सकता है? क्या ये मामला पूरी तरीके से सुलझ चुका है? सर फोन किया था। जी ठीक है, एसबी द्विवेदी का सीधा रुख कर लेते हैं। एसबी द्विवेदी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। एसबी द्विवेदी, एंटी कन्वेंसी का जो मुद्दा है सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, जैसे कि आर.के. शर्मा से भी मैंने एक अभी भी सवाल किया है, तो क्या इस तरह की तस्वीरें जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिले, क्योंकि कई नेताओं में गुटबाजी देखने को मिली टिकट ना मिलने को लेकर इस चीज से? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, आर.के. शर्मा के पास हम लोग सीधा रुख करते हैं। आर.के. शर्मा, राजस्थान में सबसे बड़ी सीट इस समय कौन सी मानी जा रही है, उसके बारे में जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है आगे।
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा दीपाली, राजस्थान में जो सबसे बड़ी सीट अगर हॉट सीट अगर हम मान सकते हैं वो सिविल लाइन जयपुर की है। सिविल लाइंस में जो भी जीत के आए हैं सरकार उसी की बनी है और सिविल लाइंस की जो प्रत्याशी है कांग्रेस से प्रताप सिंह खाचरियावास है और भाजपा से डॉक्टर गोपाल शर्मा है। ये सिविल लाइंस की सीट है, ये पूरे राजस्थान की अगर बात करें ये हॉट सीट मानी जाती है, कारण यहाँ जो प्रत्याशी जीतते हैं सरकार उन्हीं की बनती है और जो यहाँ जीत के आते हैं वो भी यहाँ की मंत्री बनती है। मगर अभी पूरे राजस्थान की अगर हम बात करें वहाँ यहाँ जो अभी किस्मत जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया वो झालावाड़ से खड़ी है, अशोक गहलोत सरदारपुर से है, तो ऐसे 3-4 सीटें हैं जो हॉट सीट मानी जाती है पूरे राजस्थान में। जी दीपाली। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, उनसे जब लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं से ये पूछा जा रहा था कि सीएम फेस कौन होगा, इस पर किसी ने भी कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया था और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में ये कहा था कि सिर्फ कमल के बेस पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो सीएम फेस को लेकर बहुत ज्यादा संशय बना हुआ है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हुई है। जी दीपाली, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जो ये भाजपा की जो अभी यहाँ जो राजस्थान में भाजपा जो लड़ रही है इलेक्शन, ये मोदी और कमल के फूल पे लड़ रही है। यहाँ सीएम फेस की कोई उन्होंने मतलब शुरुआत जो भी इन्होंने कही सीएम फेस। अपन बात करें हरियाणा की, हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस मनोहर लाल खट्टर एक नया चेहरा था, तो उसी तरह अगर मुंबई की बात करें फर्नांडिस और यूपी की बात करें सेम इसी तरह राजस्थान में कोई सेम फेस नहीं है। मोदी जी का कहना है जो भी लड़ रहे हैं मोदी जी के उस पे लड़ रहे हैं और कमल के फूल में। सीएम फेस फिलहाल अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया है। ये मतलब ये सब जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली उन्हीं पे पूरे निर्भर है। अगर सरकार बहुमत में आती है तो हो सकता है आज शाम को अमित शाह यहाँ पहुंच जाए राजस्थान और आने के बाद तुरंत कोई एक नया चेहरा घोषित कर दे सीएम प्रोजेक्ट के लिए। जी दीपाली। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आरके शर्मा उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं, संजय शर्मा का मैं रुख कर लेती हूँ। संजय, अगर हम लोग रुझान की समय बात करते हैं तो कांग्रेस 92 पर इस समय चल रही है, बीजेपी 90 पर है। तो अगर कांग्रेस जीतती है इफ इन केस, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा रहेगा इस बार का? दीपाली बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो चुनाव के कुछ दिन जो है केंद्र मंत्री जो है इन्होंने जो दौरे किए थे उसको जो उन्होंने उस सेक्टर को जो चलाया था उसको काफी जो पार्टी को जिताने में योगदान माना जा रहा है। तो लेके ही जो मैं बता रहा था अभी कुछ देर पहले बता रहा था कि लाडली बहना योजना जो कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना शुरू की थी, ये भी काफी जो है अहम माना जा रहा है चुनाव बीजेपी का चुनाव जीतने में के लिए। आप बता रहे कि ये योजना जो है बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ की हम लोग तस्वीरें देखते हैं तो बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां की गई, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी हम कह सकते हैं या दूरी हम कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रतलाम में लगातार दौरे कर रहे थे, यहाँ पर रैलियां करे, तो उन्होंने सिर्फ एक बार शिवराज सिंह चौहान का अंत में नाम लिया था। जी ये भी मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी में भी कुछ बात देखने को मिली। जहाँ पे हम बात करें मुख्यमंत्री चेहरे की तो शिवराज सिंह चौहान जो द्वारा जो उनका नाम लेकर जो लास्ट में जब दिया जा रहा था, इस बार जो चुनाव लड़ा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से लड़ा गया, ना कि शिवराज सिंह जी के नाम से लड़ा गया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी देखने की हमें जरूर मिली है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। संजय शर्मा, एसबी द्विवेदी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। एसबी द्विवेदी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 45 पर आगे चली, बीजेपी 27 पर है, लेकिन जो ये रुझान धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं, अगर ये सही साबित हो जाते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर कौन सा रहेगा? क्योंकि तमाम घोषणाएं भी यहाँ पर की गई और इससे पहले भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ईडी की तरफ से भी कई कार्रवाई यहाँ पर की गई है कांग्रेस पर, लेकिन इसका असर उतना नहीं देखने को मिला जिस तरीके से ये रुझान सामने आ रहे हैं। जी दीपाली, ये चीज मैं बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो घोषणा पत्र रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो काम कर गया है, क्योंकि किसानों की कर्ज माफी की बात करें, महिला स्व सहायता समूह का जो कर्ज माफी की जो बात हुई थी, महिलाओं को सम्मान देने की जो बात हुई है, वो कहीं ना कहीं वो बीजेपी से एक कदम आगे बढ़कर ही इन्होंने घोषणा किया है। तो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो काम कर गया है। इसलिए कांग्रेस क्या है अपनी बढ़त बनाए हुए है अभी, और ये देखना जरूर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये अभी मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये शुरुआती चरण के जो है वो रुझान है। अभी जब तक के क्या है 2 या 3 नहीं बच जाते, जब तक के गिनतियां पूरे मतलब शुरू नहीं हो जाती, तब तक ये कह पाना मुश्किल है।
क्योंकि इस तरीके के रुझान ये जो है अभी डाक मतपत्र के रुझान है। डाक मतपत्र जो कर्मचारियों का जिन्होंने नियमितीकरण जो किया था शिक्षा कर्मियों का, वो भूपेश बघेल सरकार में ही इनका नियमितीकरण हुआ है। तो तकरीबन यहाँ 2.5 लाख जो है वो शिक्षा कर्मी थे जिनको नियमितीकरण किया गया। तो ये कहीं न कहीं उस पोस्टल बैलेट में भी देखने को मिल रहा है। जी दीपाली। ठीक है, एसबी द्विवेदी, बुनियादी मुद्दों पर कांग्रेस से खेला, तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंदुत्व फैक्टर बीजेपी के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है? जी जरूर। हिंदुत्व की बात करें तो जिस तरीके से ये केंद्र सरकार से जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए हुए थे, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, इन्होंने क्या है कि जितने भी चुनावी जनसभा जो हुए हैं उनमें हिंदुत्व का कार्ड तो जरूर खेला है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता उनको कितना स्वीकार की है हिंदुत्व के कार्ड को, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हिंदुत्व का कार्ड कितना काम किया हुआ है। जिस तरीके से यहाँ देखा जाए तो हिंदुत्व के नाम से यदि राम जन्मभूमि की बात करें हम, तो केंद्र सरकार हमेशा राम जन्मभूमि और अयोध्या वाले मसले को लेकर ही बात करते रही। तो वही भूपेश बघेल सरकार ने क्या है इसको एक कदम आगे बढ़ते हुए चंद्रपुरी में जो श्री राम की जो माँ है कौशल्या, उनके ननिहाल यहाँ पे रायपुर से चंद्र किलोमीटर की दूरी पे ही 10-12 किलोमीटर की दूरी पे ही है, जिसका नाम चंद्रखुरी है। उसका काफी अच्छा डेवलपमेंट किया है उन्होंने। एक पर्यटन का क्षेत्र भी डेवलप किया है कि राम वन गमन पथ, इस तरीके से उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट जो लेके आया है जो तकरीबन 1200 से लेके 1300 किलोमीटर की दूरी का है, जिनको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का भी काम किया है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की जनता को ये लगने लगा है कि भूपेश बघेल सरकार भी उसी ओर बढ़कर काम कर रही है और किसानों के हक की बात कर रही है। क्योंकि हम मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री स्वयं अपने आप को कृषक पुत्र और एक किसान के रूप में ही अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए आए हैं। वो अपने बीच में एक छत्तीसगढ़िया वाद जो चला है वो उसी को बड़ी प्रमुखता से रखते हुए आए हैं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ का बेटा हूं और छत्तीसगढ़ के किसानों के हित के लिए ही काम कर रहा हूं। इस तरीके से तमाम बातें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कही गई है, जो कहीं न कहीं इस माध्यम से देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, एसबी द्विवेदी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और सारे संवाददाता आप हमारे साथ बने रहेगा। और इमरान खान हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। इमरान खान, जैसे कि हम लोग इस समय देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले जो है कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी की अगर बात करते हैं तो नंबर जो है 114 पर पहुंच गए हैं बीजेपी के, 88 पहुंच गए हैं कांग्रेस पर। तो क्या लगता है इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो कौन सा बड़ा फैक्टर उनके लिए ज्यादा कारगर साबित होगा? में जो डाक मत पत्र आए थे उसमें कहीं ना कहीं शासकीय कर्मचारियों के डाक मत पत्र थे, उसमें कांग्रेस आगे थी। उसके बाद में जैसे ही कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन खोली गई तो उसमें अभी बीजेपी आगे चल रही है। और आपने बात की है कौन सा फैक्टर, तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए एक बड़ा फैक्टर है। लाडली बहना योजना ही कारगर साबित होगी मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है तो, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है। और इस बार जो उन्होंने गेम खेला, गेम ओवर जिसको कहा जा सकता है, एक नया गेम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेला था, लाडली बहना योजना। उस लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं जो असर अब आप देख सकते हैं किस तरीके से उसका असर दे। हालांकि अभी कहना स्पष्ट नहीं होगा कि सरकार भाजपा बना रही है, सरकार कांग्रेस में, अभी तो शुरुआती रुझान है। आगे चल के अगर हाँ सरकार बनाती है भाजपा तो सबसे बड़ा गेम ओवर जो है वो लाडली बहना योजना का मध्य प्रदेश में भाजपा का काम आएगा। तो देखना होगा कि लाडली बहना योजना का किस तरीके से लाभ यहाँ पर भाजपा को मिल रहा है। और अभी जो आगे चल रही है भाजपा उसमें कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना का एक महत्वपूर्ण जो वोट बैंक माना जा रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने भी लाडली बहना का तोड़ निकाला था, लेकिन शायद लाडली बहना को भाजपा पर विश्वास था। और जब मतदाता जब महिलाएं घर से निकली थी तो उनका कहना था कि जो मामा हमको जरा उसका कर्ज तो अदा करना है। तो आज शायद वो लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही है भाजपा के लिए। अब देखना होगा कि कांग्रेस ने जो वचन पत्र जारी किए थे, कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना के लिए 1500 रुपए देने की बात की थी सरकार आने पर। और शासकीय कर्मचारियों के लिए जो पेंशन की जो बात की गई थी उसको कहीं ना कहीं फैसले यहाँ पर देखा गया है। और शासकीय कर्मचारियों के डाक मत पत्रों में कांग्रेस आगे रही शुरुआती रुझानों में। अब देखना होगा कौन सा यहाँ पर लाडली बहना या शासकीय कर्मचारी ओबीसी जनगणना यहाँ पर साबित होती है। क्योंकि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं शासकीय कर्मचारी और ओबीसी जनगणना, और अगर भाजपा की सरकार बनती है तो यहाँ पर लाडली बहना योजना एक कारगर साबित होगी। दीपाली, ठीक है, संजय शर्मा का रुख कर लेते हैं। संजय, जैसे कि आप उज्जैन की जानकारी दे रहे, तो अभी तक अगर हम लोग बात करते तो समीकरण कितना बदला है पिछले बार के चुनावों को लेकर अगर देखा जाए तो? जी दीपाली, बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से संविधान की बात करें तो इस बार जो जिस प्रकार से जो लोगों में उत्साह दिख रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो बढ़त बनाएगी, और जो है इस बार जो कांग्रेस का जो माहौल अलग सा दिखाई दे रहा था, तो आज मैं बात करूं कि हमारे उज्जैन के जो जिला
जिला अध्यक्ष ग्रामीण के अध्यक्ष कमल पटेल जी वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते। सर, जिस प्रकार से जो माहौल दिख रहा था उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल जो है आज भी कांग्रेस के पक्ष में है, जो कि जनता इनके 18 साल का कार्यकाल था, इसमें महंगाई कितनी आसमान छू रही है, कर्मचारी कितना परेशान है और किसान कितना परेशान है। किसान आत्महत्या करने को मतलब मजबूर हो गया है और इसके कारण जो आशीर्वाद और जो सहयोग जो हमारे कांग्रेस पार्टी को मिला है, हम बराबर 101% मतलब हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी और कम से कम हम 143 से 40 सीट हमारी कांग्रेस की आ रही है। तो जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो है जो माहौल जो दिखाई दे रहा था, तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं माहौल था और ये अभी भी ये कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। भले ही अभी कुछ रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहे हो, पर जो आने वाला समय था उसमें जो आने वाला समय आगे आएगा उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक और हमारे साथ में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है और निश्चित रूप से ये शुरुआती रुझान है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, 133 से 140 सीटें जीत कर हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से हम उज्जैन की 7 विधानसभा भी जीतेंगे। जिस प्रकार से भाई भूगो भ्रष्टाचार का माहौल पूरे प्रदेश में था और है, उसको खत्म करने के लिए जनता ने मन बना दिया है और आने वाला 2024 कांग्रेस पार्टी का रहेगा। कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुछ शुरू में जो कुछ रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, परंतु जो है आने वाला जो कुछ समय है आप थोड़ा इंतजार कीजिए, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस बढ़त बनाएगी और फिर जो है कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बनने जा रही है। ताकि जो कांग्रेस का जो 1500 रुपए जो महिलाओं को देना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर और जो कई योजना है, जो कहीं ना कहीं ये साबित सिद्ध करेगी कि कांग्रेस सरकार जो है मध्य प्रदेश में बन रही है। ठीक है, आप सभी संवाददाताओं का मैं वापस रुक करूंगी। एक बड़ी खबर का फटाफट रुक कर लेते हैं। जानकारी दे दें कि राजस्थान में रुझानों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस में, और इसके अलावा बता दें कि राजस्थान में पल पल बदल रहा अपडेट। तो रुझान जो है लगातार आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अपडेट पल पल में बदलता जा रहा है। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी रुझानों में आगे चलती हुई नजर आ रही है। 100 सीटों तक पहुंची बीजेपी कांग्रेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी की अगर बात की जाए तो इस समय राजस्थान में 104 पर है और उसी के नजदीक कांग्रेस जो है 80 के आसपास पहुंच गई है। ठीक है, और आरके शर्मा का चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। आरके शर्मा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कांटे की टक्कर जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है राजस्थान में। अगर हम लोग बात करते हैं तो 100 के करीब पहुंच गई है बीजेपी, 104 और 80 पे इस समय कांग्रेस है। 80 पे कांग्रेस यहाँ जो पहली रुझान में जो आगे जो पहली रुझान की अगर बात करें 104 में बीजेपी आगे बढ़ाई हुई है और 80 पे कांग्रेस बढ़ाई, और अन्य जो 17 ये पहली रुझान है दीपाली, अभी शुरुआती का दौर है। जैसे जैसे ये समय गुजरेगा तो हो सकता है कि आगे जो है शायद भाजपा भी आगे निकल जाए और कांग्रेस भी निकल जाए। मगर अगर हम बात राजस्थान की करें, राजस्थान में जो है पूरा मुद्दा बीजेपी जो लड़ रही है वो हिंदू कार्ड खेली है। उनका एक ही कहना, जब मोदी जी यहाँ आए थे राजस्थान में जयपुर में, वो आने के बाद एक समीकरण बिल्कुल चेंज हो गई थी। पहले अगर हम 15 दिन पहले की बात करें, कांग्रेस काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रखी थी राजस्थान में, मगर मोदी आने के बाद और जब हिंदू कार्ड उन्होंने खेला, हिंदू कार्ड खेलने के बाद लोगों में जैसे, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात कहूं, जो ये 25 को जो वोटिंग हुई थी, जब हमारे पत्रकार जो साथियों जब लोगों से जानना चाहा कि ये किस मोड़ लगी, मगर सबसे बड़ी बात ये रही इस बार दीपाली, जो वोटर है वो बिल्कुल साइलेंट है। उनका मतलब किसी मतलब कोई प्रकार से कोई टिप्पणी नहीं आई, चाहे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया हो चाहे कांग्रेस को दिया। और हम जयपुर का भी बात करें दीपाली, जो हवा महल सीट है जहां से जो बाल मुकुंद चारी जो एक स्वामी है, तो वो अभी पिछड़ा हुआ है। जो यहाँ के जो आर तिवारी कांग्रेस से वो 8000 मतों से आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम दूसरी अगर बात करें दिया कुमारी, वो भी बढ़ाई हुई है। और हम सबसे जो हॉट सीट बनी जाती थी कर्नल राजेश राठौर, यहाँ से अभी तक चौधरी कांग्रेस है वो आगे बढ़ाई हुई है। जी दीपाली जी, योजनाएं कौन कौन सी यहाँ पर सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे महिलाओं के लिए लागू की गई हैं, क्योंकि महिला वोट बैंक जो है काफी बड़ा माना जाता है राजस्थान में। बिल्कुल दीपाली, इस बार जो वोटर जो मेन जो वोटर निकल के आई वो महिला है। महिला और जो 12 लाख जो युवा जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, एक जो महिला है वो पुरुष से भी ज्यादा इस बार वोटिंग करी है। ये बहुत ताजुब की बात है और आश्चर्य की बात है। महिला जो आगे बढ़ चढ़ के वोटिंग ट्रेंड में आगे आई है, और जो युवा पहली बार जो 18 साल के हुए 12 लाख युवा उन्होंने भी दिया। और राजस्थान की अगर हम बात करें, जो अशोक गहलोत जो कांग्रेस सरकार यहाँ मौजूद थी, उन्होंने 5 जो सूत्र मांगों की जो इन्होंने गारंटी योजना थी,
मगर राजस्थान की अगर हम बात दीपाली, यहाँ गारंटी कोई योजना काम नहीं आ रही है। यहाँ जो फैक्टर है वो मोदी में अशोक गहलोत, यहाँ की जो मेन राजस्थान की लड़ाई चल रही है अभी अशोक गहलोत और मोदी के फेस में चल रही है दीपाली। और घूम फिर के लगातार यही सवाल सामने आ रहा है कि क्या इस बार रिवाज बदलेगा या फिर नहीं। दीपाली ये तो हर बार 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस दावा ये कर रही है लेकिन दावा तो लगातार यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस बार भी सत्ता में आएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस बार कांग्रेस सत्ता में बिल्कुल नहीं आएगी। जी बिल्कुल दीपाली, दोनों पार्टियां जो अपने दावा कर रही है कि हम पार्टी में हम सरकार बनाएंगे, मगर राजस्थान की ये ट्रेंड रही हुई है 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी। तो जहां तक हम अनुमान लगाए और सर्वे की हम खबर फास्ट की, अगर हम एग्जिट पोल की जो बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ भाजपा बहुमत से सरकार बना लेगी। कारण ये पहले रुझान में ये जो भाजपा 104 में बढ़ाई हुई है और कांग्रेस 80 में बढ़ाई। सबसे महत्वपूर्ण निभाएंगे 17 जो निर्दलीय है, ये निर्दलीय जो है वो खड़े हुए वो 17 है। तो हो सकता है कि इसमें जो कई जो बागी थे भाजपा से वो खड़े हुए हैं, कई कांग्रेस के खड़े हुए हैं। तो आने वाला समय बताएगा, अभी तो पहली रुझान चल रही है दीपाली, और जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो ये ट्रेंड जो है वो सब बदलती समीकरण नजर आएगी दीपाली। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहेगा आरके शर्मा। और सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इमरान खान जुड़े हैं ग्वालियर से। इमरान खान, जैसे कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान की अगर हम लोगों ने बातचीत की, आरके शर्मा ने पूरी जानकारी हमें यहाँ पर दी है कि स्कीम्स जो है एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे माना गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बात करते हैं ग्वालियर की भी, तो स्कीम्स कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर तो है ही हर राज्य में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अभी तक समीकरण कितना बदला है और कितना बड़ा रोल स्कीम्स का इस बार रहा है पिछली बार के मुकाबले। दीपाली बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं शुरुआती जो रुझान अभी तक निकल कर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा लगातार बढ़त बनाती जा रही है मध्य प्रदेश में। और बढ़त बनाने का कारण जैसे कि समीकरण की अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग की मैं बात करता हूँ। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के 2018 में बड़े नेता हुआ करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 2020 में भाजपा का दामन थाम लिया था और 22 विधायक अपने साथ में लेके गए थे। उसके बाद से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से ग्वालियर चंबल संभाग के अलग समीकरण है। इस बार 2020 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें 17 रह गई थी, और उसके बाद 2023 में अब जो उपचुनाव हो रहा, आज जो गणना हो रही, उसमें देखना ये होगा क्या सिंधिया फैक्टर चलता है या फिर क्योंकि इस समय जो देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं सिंधिया की साख बिल्कुल दांव पर देखी जा रही थी। और उसके बाद में जो लाडली बहना योजना का सरकार बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, मध्य प्रदेश की बात करूँ, ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूँ, लाडली बहना योजना वो कहीं ना कहीं एक कारगर साबित भाजपा के लिए होगी। हालांकि कांग्रेस के पास कोई बड़ा लीडर ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं था, उसके बाद भी अभी तक के रुझानों में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस आगे चल रही है। और जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वो कहीं ना कहीं दिल्ली से खुद पीछे चल रहे हैं। अब देखना होगा क्या जो बड़े बड़े दिग्गज इस बार जो भाजपा ने मैदान में उतारे वो अपनी साख बचा पाते हैं या फिर किस तरीके से आज परिणाम सामने आएंगे। क्योंकि भाजपा ने जो गेम ओवर खेला था, 2 गेम ओवर खेले, एक तो 5 केंद्रीय मंत्री और सांसदों को यहाँ पर मैदान में उतारा था, उसके बाद में लाडली बहना योजना और कई तरह की योजनाएं कहीं ना कहीं भाजपा नहीं, हालांकि 18 साल से कई योजनाएं भाजपा दे रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार जो दाव खेला था, शासकीय कर्मचारियों की पेंशन लागू की जाएगी, जातिगत जनगणना कराई जाएगी मध्य प्रदेश में, किसानों का कर्ज माफ, जिस पर 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। अब देखना होगा कि किसका फैक्ट चलता है, कांग्रेस का फैक्ट चलता है या फिर भाजपा का लाडली बहना योजना का फैक्ट चलता है। अभी तक रुझानों में भाजपा बिल्कुल आगे निकलती हुई दिख रही है। और देखना होगा कि अभी जो रुझान आए सामने, पहले रुझान आए, उसके बाद में अभी काफी बाकी है। और उसके बाद में देखना होगा किस तरीके से आने वाले समय में कौन मध्य प्रदेश में काबिज होगा, भाजपा या कांग्रेस की। बिल्कुल, ये तो आने वाला समय बताएगा कि राज तलक जो है वो किसका होगा। इमरान खान, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं उज्जैन से। संजय, जैसे कि मैं आपके पीछे भी देख पा रही हूँ तस्वीरों में कि काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं, जरा उनसे बात कीजिए। जी दीपाली, मैं बताना चाहूंगा कि लोगों में जो मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में काफी उत्साह है। और ये लोग अपने जो है जो प्रत्याशी है, इनके चयनित प्रत्याशी है, उनके जो है जीत का जो इंतजार कर रहे हैं कि पहले राउंड में जो बढ़त बनाए बैठे। तो बात करते हैं, क्या नाम है आपका? बल्लू जी। क्या जो जिस प्रकार से आप यहाँ खड़े हैं, काफी सुबह से ही खड़े हैं यहाँ पे, देख रहे हो कि आप लोग क्या कहना चाहिए, किस प्रकार से कौन आ रहा है सरकार में, किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस की सरकार कहीं ना कहीं बनती दिखाई दे रही है। और वो जो अभी फिलहाल जो शुरू में रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं, परंतु जो है आने वाला समय जो आगे जो जैसे जैसे समय बढ़ेगा कहीं ना कहीं कांग्रेस आएगी। आपका नाम क्या है? कमल जी। क्या कहें, क्यों कौन आएगा अभी? दिलीप सिंह। क्या कौन आएंगे? दिलीप सिंह गुर्जर आएंगे कांग्रेस से। आपका नाम क्या है?
नेपाल सिंह, आपको कौन आएगा, सरकार किसकी बनेगी? सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में और हमारे विधानसभा विधायक बन रहे हैं। आपका कहना चाहो कौन बनेगा? ये बताइए, सब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं बताना चाहूंगा कि इधर भी मेरे लोग खड़े हैं और इधर भी मेरे लोग खड़े हैं, इनका ये भी कहना है कि जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार जो सरकार बनाएगी और कांग्रेस की फिलहाल अभी कुछ मदद नहीं मिल रही। कुछ लोग और यहाँ पे कहने रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश गुजर है। राजेश, हाँ, हम नागदा खाचरोद से हैं। नागदा खाचरोद में 5वीं बार दिलीप गुजर विधायक बनने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में बहुमत से 140 सीट पार से कमलनाथ की सरकार बना रहे हैं। और अब न पीछे के दरवाजे से आ सकेगी भाजपा, न आगे के दरवाजे से आ सकेगी, क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है और अभी 140 सीट प्लस से कांग्रेस सरकार कमलनाथ जी बना रहे हैं। तो आपका क्या रहा, कौन बना रहे हैं? कमलनाथ कांग्रेस सरकार बनेगी 140 प्लस पार होगी। तो जिस प्रकार ये अपने पूरे मतलब उत्साह से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कमलनाथ की सरकार बनेगी और 140 सीटें पार होकर कमलनाथ की सरकार बनने जा रही है। और आप मेरे से पीछे देख सकते हैं, ये लोग सुबह से ही यहाँ पे ऐसे ही जो है आस लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं इनको सूचना मिले और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो बढ़त बन रही थी तो बढ़त बने आगे और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार वापिस सत्ता में आए ताकि लोगों को जो है महंगाई और बेरोजगारी से निजात मिल सके। तो आप क्या कहना चाहोगे? कमलनाथ सरकार बनने जा बहुत उसमें बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल संजय शर्मा, क्योंकि लगातार आपने अभी अभी लोगों से बातचीत की और साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कोई सपोर्ट कराए, कोई बीजेपी को सपोर्ट कराए, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आज के दिन राज तिलक किस राज्य में किस पार्टी का होगा। और जो रुझान है अभी भी लगातार बरकरार है और ऐसे में सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। किस तरीके से इस बार लोगों में उत्साह जो है देखने को मिला है और तमाम पार्टी के नेता जो है सेंटर्स पर पहुंचने भी शुरू हो गए हैं, लेकिन राज तिलक किसका होगा ये देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।